Hi everyone, this is Umesh from the Mathematical Thing. Welcome back to my YouTube channel. जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। हमने फंक्शन की डेफिनेशन को जाना। बेसिकली फंक्शन भी एक रिलेशन होता है जो कि एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तब रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, वो कंडीशन क्या थी? वो कंडीशन ये थी कि जो रिलेशन होता है फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, वो रिलेशन जब सेट ए के हर एक एलिमेंट का बी में एक यूनिक इमेज मिलने लगे, है ना। सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक इमेज मिलने लगे, तब वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। उस पर कुछ एग्जांपल्स भी हमने समझे थे, इमेज कैसे बनता है, कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। और जो ऑर्डर्ड पेयर होता है बेसिकली, तो सेकेंड वाला जो होता है उसमें, जैसे कि एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, तो ये जो सेकेंड कंपोनेंट होता है बी, ये फर्स्ट कंपोनेंट का इमेज कहलाता है अंडर द फंक्शन एफ। ठीक है, यहाँ पे जो एफ है वो हमारा फंक्शन है और ये एक रिलेशन भी है ना। फंक्शन बनने से पहले एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो मैंने अभी बताया, उसके बाद वो फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो रिलेशन का नोटेशन पहले हमने पढ़ा था कि आर ले रहे थे हम, बट फंक्शन के लिए हम एक नया नोटेशन एफ यूज करते हैं। फिर हमने ये जाना कि अगर एफ कोई फंक्शन है फ्रॉम अ सेट ए टू बी, तो हम उसे इस तरीके से लिखते हैं, इसे हम मैपिंग भी बोलते हैं कि एफ इज ए मैपिंग जो कि सेट ए के एलिमेंट को बी में मैप कर रहा है, बी के एलिमेंट में। उस पर डोमेन रेंज भी हमने पढ़ा, कोडोमेन भी पढ़ चुके हैं, कुछ एग्जांपल्स भी किए। आज हम फंक्शन को अलग तरीके से समझेंगे। अभी हमने क्या देखा, सेट को पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट ये समझा, फिर रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ टू सेट ये जाने, वो रिलेशन से हम फंक्शन को समझे सेट के पर्सपेक्टिव से। अब हम डिफरेंट एंगल से फंक्शन को जानेंगे और फिर उसे रिलेट करेंगे उससे, सेट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है एक फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू, और या फिर नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 5, 0, -7, ये सब जो नंबर्स हैं ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये बदल नहीं रहे। अगर हम कोई एक्स मान लेते हैं, वेरिएबल अभी हम बताएंगे, ठीक है, इसीलिए मैं इसे वेरिएबल नहीं बोल रहा। तो चलिए एक्स है कुछ और इस पर हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं 5, तो हम बोलेंगे कि ये जो x = 5 है ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा। ठीक है, ये फिक्स है। अगर हम ये बोलते हैं कि x = 5 ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो रहा है, उस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम समझेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता है, हुज वैल्यू कैन चेंज। ठीक है, तो जिसका वैल्यू चेंज हो सकता है उसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है वैरी करना। वैरी करना मतलब चेंज हो रहा है, वैरी का मतलब ही होता है बदल रहा है वो। तो जिसका वैल्यू बदल सकता हो, वैरी कर सकता हो, उसे वेरिएबल कहते हैं। यूजुअली इसे हम डिनोट करते हैं एक्स या वाई या जेड, इस तरीके चीज़ें से। मतलब इनका वैल्यू हमें पता नहीं है, असाइन नहीं किया गया है, इनको इस तरह के नोटेशन से हम डिनोट करते हैं और इनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ये बदल सकते हैं, इसीलिए इन्हें वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फंक्शन पे। हमने कांस्टेंट को जान लिया,
अच्छा, एक और टर्म होता है, उसे भी हम देख लेते हैं। एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये बेसिकली कांस्टेंट ही होता है, लेकिन इसमें नंबर्स या कोई फिक्स वैल्यू ना दिखा करके क्या होता है, ए बी सी इस तरीके के नोटेशन यूज किए जाते हैं। अब ये जो ए है ना, इसका कोई वैल्यू होगा, लेकिन वो फिक्स्ड वैल्यू क्या होगा ये हमें नहीं पता है। कहने का मतलब वो हो सकता है कि 5 हो या 4 हो या 3 हो, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि ए का वैल्यू बदल रहा है, ए का वैल्यू बदल नहीं रहा है ना, ए का वैल्यू बदल नहीं रहा है, ए का वैल्यू फिक्स्ड ही है, लेकिन वो वैल्यू हमें पता नहीं है कि वो फिक्स्ड वैल्यू क्या है ना। आर्बिट्रेरी है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है ये हमें पता है। मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेशन है ना, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, उसमें ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस टाइप का है। तो यहाँ पर ए बी सी बेसिकली जो एग्जाम्पल होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें कुछ नंबर्स हो सकते हैं ऐसे 3x+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 3 और 1 क्या है, ये कांस्टेंट है, x यहाँ पे वेरिएबल है। तो जब ऐसा ना लिख करके ऐसा लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए बी सी कुछ नंबर्स होंगे ये तो हमें पता है, बट वो नंबर्स फिक्स हैं ये भी पता है, और वो क्या है ये नहीं पता हमें, उनके वैल्यू क्या है ये नहीं पता। इसीलिए हम बोलते हैं इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है। तो ये रहा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब। अब हम जानेंगे फंक्शन। मान लेते हैं कि x कोई वेरिएबल है, लेट x बी ए वेरिएबल। अब इस x से ना कुछ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर आप बना लो, कुछ भी जो कि वैलिड हो, मैथमेटिकली वैलिड हो और डिफाइंड हो। मैथमेटिकली वैलिड कहने का मतलब जो एक्सप्रेशन आप देखते आए हो, जैसे कि x+1 ये एक एक्सप्रेशन हो गया जो कि वैलिड है ना। मैथ में आपने देखा होगा ऐसा एक्सप्रेशन। दूसरा हम ले लेते हैं x² - 1, फिर हम ले लेते हैं sin x प्लस cos x। ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। अब अगर हम कुछ ऐसा लिख दें, x-1 यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर 2 लिख दें, फिर बट्टे में यहाँ पे 4 लिख दें, तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है मैथमेटिक्स में, आपको पता है ये वैलिड नहीं है। तो वैलिड एक्सप्रेशन कहने का मतलब जो आप पढ़ते आए हैं अब तक मैथमेटिक्स में, आपने देखा होगा जो, मैं उस तरह की एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, उस तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि x+1 है, x-1 है, sin x प्लस cos x है, ठीक है, x-1/x+1। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन है ये वैलिड एक्सप्रेशन है। अब हम समझते हैं फंक्शन क्या है। तो फंक्शन बेसिकली एक वेरिएबल से बना हुआ एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर जो x है वो हमारा वेरिएबल है, और इस x से बना हुआ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जैसे कि x+1, x² - 1 sin x प्लस cos x, x-1/x+1, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। वो सारे क्या होंगे, फंक्शन कहलाएंगे। अब ध्यान देंगे ये जो x वेरिएबल है हमारा, वो इन्वॉल्व है इन सब स्ट्रक्चर में किसी ना किसी वे में। साथ में इसमें कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेरिएबल यही होगा, इसके अलावा दूसरा वेरिएबल नहीं होगा, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल फंक्शन जो पढ़ रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये सब जो एक्सप्रेशन है यही हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन है क्या, एक इन वेरिएबल से बना हुआ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो वैलिड हो, डिफाइंड हो, वही हमारा फंक्शन है। अब ये जो वर्ड है फंक्शन, आपने ये पहले सुन रखा होगा कि फंक्शन, जैसे कि मोबाइल में क्या फंक्शन है, इसका मतलब है मोबाइल में क्या फीचर्स है। फंक्शन कहने का मतलब है
कि वो काम कैसे करता है ना, फंक्शन कैसे करता है। तो फंक्शन का मतलब निकल कर आता है द वे समथिंग वर्क। कोई चीज़ काम कैसे करता है उसी को हम बोलते हैं फंक्शन, कि वो फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, यानी कि फंक्शन एक तरह का रूल हो गया, डिफाइंड रूल की तरह हो गया कि ये ऐसे काम करेगा। एक रूल बना हुआ है, डेफिनेट रूल, वो उस तरीके से काम करेगा तो हम बोलेंगे कि वो उस तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो x+1 है, x² - 1 है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फंक्शन है और ये एक रूल की तरह है। ये बताता है कि ये काम कैसे करता है, ये खुद ही बताता है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। ये हम बता चुके थे पहले, f(x) होता है, इसे पढ़ते हैं f(x). तो चलिए हम इसे f(x) मान लेते हैं और इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं x+1। ठीक है, तो अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। ये एक डेफिनेट रूल की तरह है, ये बना हुआ रूल है और ये बताता है, ये फंक्शन खुद ही बताता है कि ये काम कैसे करेगा। इस केस में ये जो फंक्शन है ये हमें ये बता रहा है कि x को आप जो भी वैल्यू देंगे ये फंक्शन क्या करेगा, उसमें 1 ऐड करेगा और हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, यानी कि एक इनपुट आउटपुट सिस्टम की तरह है। आप इनपुट कुछ दोगे x को, बदले में ये आपको वैल्यू देगा। सपोज हम x=0 रख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ रखेंगे, x की जगह पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन में 0+1, यानी कि 0 में 1 ऐड कर दिया इस रूल के अकॉर्डिंग। ये जो रूल दिख रहा है ना आपको, इसके अकॉर्डिंग 0+1 तो आएगा 1। फिर x=1 रख देंगे तो 1+1 ये 2 हो गया। यानी कि जो भी हम वैल्यू रख रहे हैं ना, क्या कर रहा है ये फंक्शन, उसमें 1 ऐड कर रहा है, क्योंकि x+1 ये रूल है हमारा कि जो भी आप x को वैल्यू देंगे उसमें 1 ऐड करके आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट सिस्टम की तरह हो गया कि हम x को वैल्यू दे रहे हैं, बदले में ये वैल्यू हमें मिल रहा है। ये जो वैल्यू है ना, यही फंक्शन के वैल्यू कहलाते हैं, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, या वैल्यू ऑफ फंक्शन। समझ गए, x को हम वैल्यू देंगे, बदले में हमें फंक्शन का वैल्यू मिलेगा। अब एक बात और समझिए कि x का वैल्यू हम बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं, x हमारा वेरिएबल है और वो बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पर x जो है किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। x जो है अपने आप में फ्री है, किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा है। x हमारा कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है जिस वेरिएबल से बना होता है ना, उसी वेरिएबल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि हमारा जो फंक्शन है x से बना हुआ है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे कांस्टेंट भी है, लेकिन कांस्टेंट हमारा वेरिएबल नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, x से फंक्शन बना है, तो x हमारा कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब समझिए, जब हम x का वैल्यू बदल रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू भी बदल रहा है। पहले 1 आया, फिर 2 आया, 3 आया, फंक्शन का वैल्यू बदल रहा है। तो फंक्शन अपने आप में एक तरह का वेरिएबल है, क्योंकि वो उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी कि फंक्शन भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये जो वेरिएबल है ना, ये जो फंक्शन है ये डिपेंड कर रहा है x पे, है ना। ये जो फंक्शन हमारा x+1 ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है x पे। क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x का वैल्यू जब आप बदलते हो तो इस पूरे फंक्शन का वैल्यू भी बदल रहा है। आप x=0 रखें तो f=1 आया, ये डिपेंड किया 0 पे। जब 1 रखें, जब 1 रखें तो हमारा f1=2 आया, ये भी डिपेंड कर रहा है किस पे, x=1 पे। जैसे आप x का वैल्यू बदलते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन का वैल्यू आता है,
फंक्शन का वैल्यू भी बदल रहा है, इसीलिए वो भी वेरिएबल है। और क्योंकि वो x पे डिपेंड कर रहा है, उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन है f(x) ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंड ऑन किस पे? x पे। ठीक है, तो f(x) हमारा वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है x पे, और इसी वेरिएबल को एक डिफरेंट नोटेशन से हम डिनोट करते हैं y से। ठीक है, अब समझ गए होगे। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो f(x) है ना, f(x) ही y है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत कीजिएगा। बेसिकली f(x) जो है f(x) पढ़ते हैं, ये नोटेशन है फंक्शन का। फंक्शन को डिनोट करते हैं इससे। कोई एग्जांपल लेते हैं ना जब हम, या बुक में आपको कोई एग्जांपल मिलेगा, या जब हम थ्योरी डिस्कस करते हैं तो हम फंक्शन को f(x) से लिखते हैं और इससे डिनोट करते हैं। बट एज ए वेरिएबल हम उसे एक डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं y से, x और y। x हमारा इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट। जब हम x का वैल्यू रखें तो बदले में जो वैल्यू मिला ना हमारा फंक्शन का, वो y का वैल्यू मिला। तो अब आते हैं हम, ये जो हमने सॉल्व किया इस पर आते हैं। x का वैल्यू जब 0 रखे हम तो क्या मिला हमें? 0 जब रखे तो 1 मिला y का वैल्यू, यानी कि 0,1। फिर जब हम 1 रखे x का वैल्यू तो y का वैल्यू 2 मिला, यानी कि फंक्शन का वैल्यू 2 मिला। ठीक है, f(x) बोलिए या y बोलिए, एक ही बात है। तो जब 1 रख रहे हैं हम x का वैल्यू तो y का वैल्यू 2 मिला। फिर x का वैल्यू जब 2 रखे तो y का वैल्यू 3 मिला। अब ये जो वैल्यू आए ना, ये जो कोऑर्डिनेट हमारे बन रहे हैं, इसी से ग्राफ बनता है। इसी को जब हम x और y एक्सिस पे रखते हैं, ये जो x और y का वैल्यू मिला है हमें, जब हम इनको रखते हैं तो एक ग्राफ मिलकर एक ग्राफ बनता है। 0,1 अगर रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1,2, यहाँ पर आएगा 2,3, यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से जब इनको मिलाएंगे तो एक ग्राफ बनेगा। इधर और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने 3 ही पॉइंट निकाले हैं, तो 3 को इस तरह से मार्क किए XY प्लेन पे, इनको मिलाने पर एक ग्राफ बना। और ये जो ग्राफ है ना, ये उस फंक्शन का ग्राफ है। कौन सा फंक्शन? f(x) = x + 1 है ना, यही तो हमारा फंक्शन था, f(x) = x + 1। तो इसका ग्राफ आया, यानी कि हर एक फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ होगा। आप x का वैल्यू रखेंगे, बदले में आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो उस तरीके से XY कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे, उसका पूरा एक सेट आ जाएगा। ठीक है, फिर उन पॉइंट्स को जब आप रखेंगे और मिलाएंगे तो एक ग्राफ बनेगा। तो बेसिकली ग्राफ क्या है? हम कह सकते हैं कि ग्राफ इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स या सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्योंकि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये क्या है? ये तो किसी सेट के एलिमेंट ही है ना। और वो सेट क्या है हमारा? यहाँ पर वो सेट है फंक्शन, है ना। फंक्शन ही तो है। और फंक्शन क्या है? रिलेशन। और रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट। और वो 2 सेट क्या है? एक सेट होगा जिसमें ये फर्स्ट वाले एलिमेंट बिलोंग करेंगे, दूसरा सेट होगा जिसमें सेकेंड वाले, है ना, सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो देखा जाए तो 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसी के एलिमेंट, उसी का सबसेट से रिलेशन बनता है। फिर वो रिलेशन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन कहलाता है। ठीक है, और उस फंक्शन में x के वैल्यू रख के y के वैल्यू निकालते हैं और फिर ये ग्राफ बनता है। तो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैंने बताया फंक्शन को एक नए तरीके से, और कैसे हम ये पुराने वाला तरीका से जो समझे थे उससे ये रिलेटेबल है। ठीक है, 2 सेट जो थे A और B,
कार्टेशियन प्रोडक्ट रिलेशन बन रहा था, फिर फंक्शन बन रहा था। तो यहाँ पर जो 0 और 1 है, तो बेसिकली आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, दो सेट ऐसे ए और बी, 0 1 2, 0 1 2, 0 जा रहा है किस पे, 1 पे जा रहा है, 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 3 पे, ठीक है। और ये जो रूल है हमारा f(x = x+1), यानी कि 0 हमारा जब x = 0 रख रहे हैं तो उसमें 1 ऐड होके 1 पे मैप कर रहा है, 1 हमारा 2 पे मैप कर रहा है, यानी कि एक बढ़ जा रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन बन रहा है, ठीक है। सो आई होप कि आपको इस नए वाले तरीके से पसंद आया होगा, इसे समझने में आसानी हुई होगी। तो फंक्शन आप समझ गए दो तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए रिलेशन f is a collection of x, y where x belongs to a, y belongs to b from a to b। f एक रिलेशन है from a set a to set b which is said to be function if for every x, y belongs to f, y can be expressed as structure, यहाँ पर एज होगा, एज स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड दैट स्ट्रक्चर डिसाइड हाउ द सेकेंड कंपोनेंट वाई ऑफ एन ऑर्डर पेयर बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो वही मतलब है। एफ हमारा क्या है, एक फंक्शन है, सॉरी एक रिलेशन है। तो एफ जो रिलेशन है वो फंक्शन कब कहलाएगा, जब उसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना, उस एलिमेंट्स का जो सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा ये वाई को हम लिख पाएंगे एज ए स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि y = फंक्शन ऑफ x, ऐसा कुछ हम लिख पाएंगे, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y = फंक्शन ऑफ x हम लिख पाएंगे। और ये फंक्शन ऑफ x का मतलब है कि x+1 x-1 मतलब x के स्ट्रक्चर के रूप में हम लिख पाएंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देखिए y = x लिखे हैं, यानी कि यहाँ पर सेम है, y = x+2 लिख दिए। ये हमारा क्या था, x था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, और y सेकेंड कोऑर्डिनेट था। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट के स्ट्रक्चर के रूप में लिख रहे हैं, x+2 x-1 x² - 1 x² + 2 x+1 अपॉन x-1। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है या फर्स्ट कंपोनेंट उसके स्ट्रक्चर के रूप में हम लिख पाएंगे, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो अब ये जितने भी फंक्शन हैं इसमें x के अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो y के अलग अलग वैल्यू आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि x इंडिपेंडेंट है ना, y हमारा डिपेंड कर रहा है x पे, क्योंकि y को लिखा गया है x के टर्म पे, तो y हमारा डिपेंड करता है x पे। x का वैल्यू जैसा रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू मिलेगा, और इस तरीके से x, y टाइप के कोऑर्डिनेट्स हमारे बनते जाएंगे। फिर उन कोऑर्डिनेट्स को जब हम xy प्लेन पे रखते हैं तो हमें कोई ग्राफ मिलता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब जो हमने पहले पढ़ रखा था कि फंक्शन कब बनता है, एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, उसी को हम समझ लेते हैं एक बार डायग्राम के थ्रू। तो एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स का सेट बी में एक यूनिक इमेज मिले तब वो फंक्शन कहलाता है। तो अब इस पे देखिए, इस पे 3 एलिमेंट है, 1 2 3। हर एक एलिमेंट का सेट बी में कोई ना कोई इमेज मिल रहा है। 1 का इमेज क्या है, 2 है, 2 का इमेज इधर 3 है, इधर 3 का इधर इमेज 4 है, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों का एक एक इमेज मिल गया, तो ये फंक्शन होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, जैसे 1 2 3 है, सबका इमेज मिल रहा है, कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं रहा ए में जिसका इमेज ना हो,
तो ये हमारा बन गया क्या, फंक्शन। ये फंक्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, 1 2 3 4। 1 का इमेज देखो 1 है, 1 पे ही जा रहा है। 2 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। 3 किस पे जा रहा है, 9 पे जा रहा है। 4 जा रहा है 16 पे। तो ए के हर एक एलिमेंट्स का सेट बी में एक एक इमेज मिल रहा है, ठीक है, और यूनिक इमेज मिल रहा है। एक एक मिल रहा है मतलब यूनिक मिल रहा है, एक से ज़्यादा नहीं मिल रहा है ना। ऐसा नहीं कि कोई एलिमेंट का इधर जा कर के 2 इमेज बन रहा हो, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए ये भी फंक्शन होगा। और ये फंक्शन किस टाइप का होगा वो भी पता चल रहा है ना। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि सेट ए के जो भी एलिमेंट है ना, उनका जो सेट बी में इमेज बन रहा है वो स्क्वायर करने पे बन रहा है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये 1 पे गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 पे गया। 3 गया 9 पे, यानी कि स्क्वायर करने पे। 4 गया 16 पे। यानी कि इससे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो एफ होगा वो होगा इस टाइप का, एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट जो हमारा y है वो कैसे मिल रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करने पे। और हम ये भी देख पा रहे हैं कि सेकेंड कोऑर्डिनेट कैन बी रिटेन एज स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसीलिए ये फंक्शन होगा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। देखिए यहाँ पर क्या है, सेट ए में 4 एलिमेंट है, 4 1 9 एंड 16। अब ये जो 4 है इसका सेट बी में 2 इमेज मिल रहा है। -2 पे भी जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है। 1 का भी 2 इमेज मिल रहा है, -1 और 1। 3 का भी 2 इमेज, 3 एंड -3। 16 का भी 2 इमेज बन रहा है, एक 4 एक -4। यानी कि आप ऑब्जर्व कर पाएंगे इसमें हो क्या रहा है, ये जो राइट साइड के जो एलिमेंट्स है ना, इनका स्क्वायर करने पे ये जो लेफ़्ट साइड का है नंबर या प्री इमेज का ले वो हमें मिल रहा है। तो देखिए -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। इसीलिए 4 जो है -2 और 2 दोनों से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है x = y², इससे बन रहा है ना। समझ पा रहे हैं ना। राइट साइड का जो एलिमेंट है, सेट बी का जो एलिमेंट है उसको y से डिनोट करते हैं ना, और सेट ए का जो एलिमेंट होता है उसको x से। तो यहाँ पर हो रहा है उल्टा कि सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होना चाहिए x, y, सेकेंड कोऑर्डिनेट को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट के स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे लिख सकते तब ये फंक्शन होता, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट को x को हम सेकेंड कोऑर्डिनेट के स्ट्रक्चर के रूप में लिखे हैं, यानी कि y², इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। दूसरी बात कि उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी अगर आप जाएं तो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज होना चाहिए तभी वो फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ तो यूनिक इमेज है ही नहीं, किसी भी एलिमेंट का नहीं है, सबका एक से ज़्यादा है। एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, यानी कि 4 का 2 इमेज मिल रहा है, -2 एंड 2। उसी तरह से बाकी एलिमेंट्स का भी 1 का -1 और 1 2 इमेज मिल रहा है, तो यूनिकनेस तो ख़त्म हो गई। इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है 1 2 3 4, सारे एलिमेंट्स का एक इमेज मिल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए और समझिए कि यूनिक इमेज की बात कही गई थी, यानी कि एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। तो अब आप बताइए क्या 1 का सेट बी में एक से ज़्यादा इमेज है? नहीं, एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। 1 का सेट बी में एक ही इमेज है और वो इमेज क्या है, 7 है, ठीक है। 7 के अलावा कोई दूसरा इमेज नहीं है, तो यानी कि ये यूनिक है। 1 का इमेज
7 मिल रहा है, ये यूनिक इमेज है। 2 का इमेज क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, इसके लिए भी ये यूनिक है। 2 का एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि -7 और +7 2 मिल रहे हो, या फिर 2 और 3 2 मिल रहे हो, एक ही इमेज मिल रहा है। ये अलग बात है कि ये जो 7 है ये और भी एलिमेंट्स का इमेज हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबल है फंक्शन में। लेकिन सेट ए के किसी एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब ये फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर ये डेफिनेटली फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये भी फंक्शन होगा। और प्रिसाइजली बोलूँ तो यहाँ पर जो हमारा एफ एक्स है ना वो ऐसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आप एक्स का कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है, ये बेसिकली वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 7 है ना, फंक्शन बस एक नोटेशन। तो एक्स का कोई भी वैल्यू आप रख करके देखो, अगर एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 7। ये तो 7 एक कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, तो वैल्यू चेंज होगा नहीं, है ना, फंक्शन का वैल्यू चेंज ही नहीं होगा। एक्स आप कुछ भी रख दो, फंक्शन का वैल्यू 7 है तो 7 ही रहेगा। ये ना कांस्टेंट फंक्शन है, इसको कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। जब फंक्शन का वैल्यू ना बदले, आप एक्स चाहे कुछ भी रख दो, फंक्शन का वैल्यू फिक्स है यानी कि कांस्टेंट है। फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है, 4 का कोई इमेज ही नहीं है। डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, है ना। बोला गया था कि सेट ए का, है ना, फंक्शन अगर बात कर रहे हैं हम ए टू बी, रिलेशन बात कर रहे हैं ए टू बी, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, जो कि नहीं है। क्योंकि सेट ए में एक एलिमेंट बच जा रहा है, ये इसका कोई इमेज नहीं है सेट बी में, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और ये लास्ट है आई गेस, ठीक है, उसके बाद क्लास ओवर। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें -2 का एक इमेज मिला, यूनिक इमेज है, -1 का भी यूनिक इमेज मिला, 0 का यूनिक इमेज मिला, 1 का यूनिक इमेज मिला, 2 का भी यूनिक इमेज मिला। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का तो यूनिक इमेज मिल ही रहा है बी में, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया डेफिनेशन को, ये भी फंक्शन होगा, ठीक है, ये फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा है, सेट बी में ना 2 एलिमेंट है, -15 और 15, ये किसी के इमेज नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है कि सेट बी में कुछ एलिमेंट होंगे जो किसी के इमेज नहीं होंगे, है ना। ध्यान ये रखना है कि सेट ए में कोई एलिमेंट बाकी ना रहे जिसका सेट बी में कोई इमेज ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेट ए के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई एक इमेज मिलना चाहिए सेट बी में, तब वो फंक्शन होगा। अब सेट बी में यहाँ पर 2 एलिमेंट बच जाए या 4 एलिमेंट बच जाए या 1000 एलिमेंट बच जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन होगा ना, डोमेन में आएगा हमारा -2 -1 0 1 2, डोमेन ऑफ एफ में, और जो रेंज होगा वो इतना वाला होगा, बस ये जो एलिमेंट दिख रहा है ना ये हमारा रेंज सेट में आएगा, और ये जो -15 और 15 होगा ये रेंज के बाहर में आएगा। जब इस -15 और 15 को भी उसमें मिला देंगे, इस पूरे सेट को ले लेंगे, तब इस पूरे सेट को बोलते हैं कोडोमेन। अब समझ में आया होगा आपको कि ये हमारा कहलाएगा डोमेन, ये पूरा कहलाएगा कोडोमेन, और जो इमेज सेट है बस इतना, जो हम घेरा लगा रहे हैं बस इतना की बात कर रहे हैं, ये हमारा कहलाएगा रेंज ऑफ एफ, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये डोमेन कहलाएगा, ये रेंज कहलाएगा, और कोडोमेन भी यही कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें भी कोडोमेन और रेंज बराबर होंगे।
बस एक ये वाला है जो अलग है बाकियों से, ये रेंज होगा और ये पूरा हमारा कोडोमेन होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि इस तरीके से आपको समझ में आया होगा, एक नए तरीके से कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा फंक्शन है क्या। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।